नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा पहला डे है, फर्स्ट डे है इस सेशन का। और फर्स्ट डे के इस सेशन में आज हम यहाँ पर हिंदी, यानी कि जो हमारी एक भाषा है। भाषा क्या है? भाषा है हमारे जो हमारे मन के भाव है, हमारे जो विचार हैं, इनके आदान प्रदान का एक साधन, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा के विषय में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने बचपन में सबसे पहले भाषा को एक तरह से शुरुआत से पढ़ा है, वर्णों से उसको समझा है, फिर शब्दों से समझा है, फिर आपने उसको वाक्यों के रूप में समझा है। और क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और वो जहां भी, जैसे भी, जिस भी परिस्थिति में रहता है, वो लोगों से जरूर कनेक्ट रहता है, अपने आसपास के लोगों से जरूर जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो परिवार के बीच जब रहता है तो वो परिवार वालों की बातें सुन सुनकर वो भी बोलना सीखता है, यानी कि अपनी बात को रखना सीखता है कि उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, या फिर उसे नींद आ रही है, या फिर उसे बाहर घूमने जाना है, उसे खेलना है। तो इस तरह से वो अपनी बात को रखने की कोशिश करता है, अलग अलग तरह के साउंड, अलग अलग तरह के स्वरों के द्वारा। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, वो पड़ोस में खेलता है, आसपास के बच्चों के साथ खेलता है, फिर स्कूल जाता है, फिर फैमिली ग्रुप्स में जाता है, फिर अपने समाज में हो रहे फंक्शंस में जाता है। यानी कि धीरे धीरे जो है वो एक पूरी तरह से एक सामाजिक जो प्राणी है वो बन जाता है। उसके बाद एक तरह से उसका लोगों से कनेक्शन जो हो जाता है। और यही जो कनेक्शन है, ये एक तरह से ये कैसे बनाया जाता है? ये भाषा के माध्यम से ही बनता है। यानी कि जो इंसान एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो इसी से जुड़ते हैं कि हम अपने मन की बात, अपने भावों को, अपने विचारों को जब दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं। देखिए, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे किसी से, आप किसी से नहीं मिलेंगे, आप किसी के सामने अपने विचार नहीं रखेंगे, अपने मन के भाव नहीं रखेंगे, तो कैसे आप उससे बातचीत कर पाएंगे, कैसे आप उनसे जुड़ पाएंगे? तो देखिए, भाषा सबसे प्रमुख माध्यम है अपने भावों, अपने विचारों के आदान प्रदान का। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार आदि के संपर्क में वो कभी ना कभी रहता ही है। तो उनसे ही वो अलग अलग तरह की बातें करने के लिए, अलग अलग तरह के विचारों को रखने के लिए एक तरह से भाषा का प्रयोग करता है। तो देखिए, भाषा के विषय में मैंने यहाँ पर बताया, जो भारत के विभिन्न प्रदेश है, जो भारत के विभिन्न प्रदेश है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे, चाहे वो जाति धर्मों से रिलेटेड हो, चाहे भाषाओं से रिलेटेड हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में ही, जबकि हमारे यहाँ पर दो मुख्य भाषाएं बोली जाती है, बोलियां एक तरह से कह सकते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो यहाँ पे ही आप देखेंगे कि थोड़ा 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 जो एरियाज होते हैं उन पर क्या होता है, भाषा के बोलचाल में, टोन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो जो भारत के विभिन्न प्रदेश हैं वहां पर हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती है। बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं, जितने राज्य हैं, गुजरात में गुजराती, ठीक है, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में जो वहाँ की भाषा है महाराष्ट्रियन, ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो यूपी वाली जो भाषा है वो बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इस तरह से विभिन्न जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। और विश्व में दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, बहुत सारी दूसरी भाषाएं भी, जो विश्व की भी भाषाएं हैं वो भी भारत में बोली जाती है। जैसे सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी।
फिर फ्रेंच भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है। आजकल स्कूल्स में हिंदी की जगह पर आप देखेंगे क्लास 6 से ही हमारा जो एक तरह से फ्रेंच या जर्मन को भी ऑप्शन में रखा जाता है स्कूल में। तो ये इसीलिए ही रखा जाता है ताकि हम उन भाषाओं को सीखें, उन भाषाओं को हम ग्रहण करें, और जब भी हमें कभी ऐसा मौका मिले, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा ही है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, भाषा ही है भावों को, एक दूसरे के भावों को समझने का माध्यम। तो कभी हमें लाइफ में, जीवन में कोई भी ऐसा मौका ना आए कि जिसमें हम पीछे रह जाएं। तो इसीलिए आजकल स्कूल्स के सिलेबस में भी आप देखेंगे इंग्लिश तो देखिए शुरुआत से ही है, लेकिन अब फ्रेंच, जर्मन या और भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो एक तरह से हमारे सिलेबस में कर दी गई है, जिससे बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से उसे चुन सकते हैं। तो देखिए भाषा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भाषा जो है, भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं, तो भाषा किससे बनी है वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए भाषा शब्द संस्कृत का, जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष शब्द द्वारा, जो भाष धातु है, संस्कृत की जो भाष धातु है, संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी, जिसका अर्थ है वाणी, जिसका क्या अर्थ है? वाणी। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पशु पक्षी भी होते हैं, ठीक है, पशु पक्षी भी जो होते हैं उनकी भी अपनी क्या होती है? भाषा होती है। मैंने क्या बताया कि भाषा शब्द जो है संस्कृत संस्कृत के भाष धातु, संस्कृत की जो भाष धातु है उससे बना है, और जिसका अर्थ होता है वाणी। ठीक है, तो अब देखिए वाणी जो है वो तो आपने पशु पक्षियों की भी सुनी होगी, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी देखी होगी। आपने देखा है कि चिड़िया की अपनी अलग भाषा होती है, कौवे की अलग अपनी भाषा होती है, जो बंदर होता है उसकी अपनी अलग भाषा होती है, बिल्ली की अपनी अलग भाषा होती है, इसी तरह से जो डॉग होता है उसकी अपनी अलग भाषा होती है, काऊ की अपनी अलग भाषा होती है। सभी जीव जंतुओं में सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है? वाणी, यानी कि अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। देखिए लेकिन इनका क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो भाषा होती है, इनकी भाषा में केवल क्या होता है? कुछ ध्वनियां होती है, कुछ ध्वनियां होती है, कोई भी प्रॉपर एक तरह से भाषा का रूप नहीं होता, कुछ ध्वनियां होती है जो ये निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखिए केवल और केवल मुख से ध्वनियां निकालना भाषा नहीं कहा जा सकता। कि अगर जो कैट है अगर वो म्याऊ म्याऊ कर रही है तो उसको हम भाषा कहेंगे। ठीक है, ये केवल मुख से केवल कुछ ध्वनियां निकाल देना भाषा नहीं कहलाता है। भाषा क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। तो जैसे आज आप क्लास 9th में आ गए हैं और क्लास 9th का आज आपका पहला डे है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी क्लास के लिए, बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि क्या कुछ हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए आपकी जो आपका क्लास 9th में हिंदी का सिलेबस है उसमें आपकी दो बुक्स हैं, एक है क्षितिज भाग 1 और दूसरा है आपका कृतिका भाग 1, और तीसरी है आपकी ये व्याकरण की पुस्तक। तो देखिए व्याकरण तो जो है वो आपके हिंदी की शुरुआत है। अब ये आप यहाँ से देखेंगे आगे कि किस तरह से आप भाषा को, एक तरह से भाषा का जो रूप है वो कैसे बना, क्योंकि किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि
आपकी जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनकी भी कुछ भाषा होती है, इनकी भी कुछ ध्वनियां ये लोग निकालते हैं और आपस में समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन क्या कि कुछ ध्वनियां ही भाषा बन जाती है? तो उस भाषा का एक व्यवस्थित रूप ही, यानी कि उन ध्वनियों का कुछ व्यवस्थित रूप ही भाषा आगे कहलाएगा। और उसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पढ़ना है क्लास 9th में आपकी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 और आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1। तो तीनों पुस्तकें आपने यहाँ पर पढ़नी है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सेशन की व्याकरण से। तो देखिए, हमने यहाँ पर व्याकरण में बताया कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में शुरुआत आपकी यहीं से होती है, यानी कि हिंदी एक तरह से एक भाषा है। तो सबसे पहले भाषा पढ़ने से पहले हमें भाषा के विषय में जानना होगा, उसकी शुरुआत के विषय में जानना होगा, उसके व्याकरण के विषय में जानना होगा। तो देखिए, इसका अर्थ होता है वाणी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भाषा नहीं होती। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा तुरंत आपसे कभी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। छोटा बच्चा तुरंत नहीं कहता कि मम्मा खाना दो। छोटा बच्चा कभी नहीं कहता कि पापा मेरे लिए क्या लाए। तो उनकी अपनी अलग भाषा होती है। अगर उसको अपनी मम्मा के पास जाना है तो वो मम्मा मम्मा करके ध्वनि निकालता है। अगर पापा के पास जाना है तो पा 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 करके। तो ये जो वो ध्वनियां निकालता है, यही ध्वनियां क्या है, ये उसकी जो है वाणी है। लेकिन ये उसकी भाषा, एक तरह से हम इसको भाषा नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर धीरे 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 जब वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के लोगों को सुनता है, और धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है, तब जाकर वो सारी चीजें सीखता है कि कहाँ पर हमें कैसे बोलना है, कौन सा शब्द कैसे बोलना है, किस शब्द को क्या कहते हैं। तो यही एक सामाजिकरण का भी एक तरह से, जब भाषा बच्चा किससे सीखता है, अगर जितना ज्यादा उसका सोशलाइजेशन होगा, देखिए सामाजिकरण जितना ज्यादा बच्चे का होगा, उतना अच्छे से वो लैंग्वेज सीखेगा, उतने अच्छे से वो भाषा सीखेगा। देखिए, अगर आपकी फैमिली में शुरुआत से ही सभी लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, फैमिली में बहुत अच्छे लोग एक तरह से अंग्रेजी को कॉमन तरीके से घर में बोल रहे हैं, तो बच्चे पर आप देखेंगे कि शुरुआत से ही इफेक्ट पड़ेगा कि वो अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना, बोलना सीख जाएगा। और अगर आपके घर में जो भी आपके घर की फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपके परिवार की, तो उसको बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, दिन रात उन चीजों को सुनता है, समझता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भाषा के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर भाषा के रूप। तो देखिए, भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है भाषा। दूसरा आता है हमारा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? अब देखिए, भाषा होती है ये तो बता दिया, लेकिन भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से मुख्यतः 2 रूप होते हैं? सबसे पहला आता है आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका आता है लिखित भाषा। पहला आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका आता है लिखित भाषा। तो देखिए, भाषा के रूपों के विषय में पढ़ रहे हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो क्या होती है मौखिक भाषा? अब देखिए, अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि कल से आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि कल से आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। तो क्या है ये एक मौखिक भाषा है। उन्होंने अपने मन में जो उनके विचार थे, जो सूचना थी, जो बात थी, वो आपको बताई। कैसे बताई? बोलकर बताई और आप लोगों ने सुनी। यानी कि जब भी हम एक तरह से ये भाषा का
प्राचीनतम रूप है, इसको भाषा का प्राचीनतम रूप कहा जाता है। प्राचीनतम रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौखिक भाषा तब से चली आ रही है जब तक मनुष्य जो है अक्षरों को नहीं जानता था, मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तब से इस भाषा को मनुष्य जो है जानता है। यानी कि एक तरह से, जिस तरह से मैंने बच्चे का आपको एग्जांपल दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो अभी अभी थोड़ा बहुत वर्ड्स वो सुन रहा है, यानी कि वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कभी रो देता है, उसे भूख लगी है तो वो कभी रो देता है, कभी वो अगर उसका पेट भरा है, उसको खेलने का मन है तो वो आपका फेस देखकर हंसने लगता है, या वो दौड़ने लगता है कि आप मेरे पीछे दौड़ो। ठीक है, तो ये सब उसकी क्या है? भाषा है। तो इसीलिए भाषा को बहुत एक तरह से मौखिक भाषा को एक उसका प्राचीनतम रूप इसलिए कहा गया है भाषा का, क्योंकि जब इंसान को अक्षरों की समझ नहीं थी, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, उस समय जब वो अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने आसपास के लोगों की बातों को समझता था, सुनता था, तो केवल और केवल मौखिक भाषा के कारण। तो देखिए, वह उस समय पर अपने भावों को बोलकर अपने भावों को या अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब कोई इंसान अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने आप प्राप्त जो सूचना है उसको जब आप लोगों के साथ बोलकर मुझसे शेयर करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में दे दिया कि अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि कल से आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ठीक है, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। जब हम बोल कर व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ से जितनी भी चीजें बता रही हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौखिक भाषा। उसके बाद दूसरी आती है लिखित भाषा। मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मौखिक भाषा है ये प्राचीनतम भाषा है, जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कुछ ध्वनियां थी, कुछ साउंड थे, कुछ स्वर थे जो वो अपने मुख से निकालते थे, और उन्हीं के कारण वो एक दूसरे की बातों को समझते थे, एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझ पाते थे और अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो इस तरह से लिखित भाषा यहाँ पर दूसरा हमारा पॉइंट है, भाषा का दूसरा रूप है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी पाठ्य पुस्तिका है इसको सब लिखित भाषा ही कहेंगे, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो लिखित में दी गई है, लिख कर दी गई है। और दूसरा, जब भी आप सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखिए मौखिक भाषा का एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी, रेडियो। आपने देखा होगा कि रेडियो में आप सुबह उठकर समाचार सुनते हैं, शाम के टाइम आप क्रिकेट सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं क्रिकेट की, मनोरंजक कहानियां सुनते हैं, गीत सुनते हैं, अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, तो किसान से संबंधित जो प्रोग्राम है उसको सुनते हैं। यानी कि हर एक चीज उसमें आपको क्या होती है? ऑडियो, यानी कि मौखिक रूप से बताई जाती है, मौखिक रूप से आप उसको सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जो सुबह सुबह आपके घरों में न्यूज़पेपर आता है, वो क्या है? भाषा का लिखित रूप है, यानी कि जिसमें लिखकर या पढ़कर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो वही भाषा का लिखित रूप है। यानी कि जो आप सुबह के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, आपकी पाठ्य पुस्तिका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है लिखित भाषा का। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जब आप देखते हैं पूरा का पूरा भरा होता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो उसके बारे में भी आपको दिया जाता है, कोई सूचना होती है उसके बारे में भी आपको लिख कर दिया जाता है, मनोरंजन संबंधित जो पीछे पेज होता है उसमें भी आपको सब कुछ लिख के दिया जाता है, स्पोर्ट्स संबंधित जो चीजें होती है उसमें भी आपको सारी जानकारी लिखी हुई होती है। तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप है। और देखिए, लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप होता
है। तो अभी आपने यहाँ पर मुख्य रूप से दो रूप पढ़े, दो भेद पढ़े भाषा के, जिसमें हमने पहला बताया आपको मौखिक भाषा और दूसरा आपको बताया लिखित भाषा। आपने सुना होगा एक और हमारा भाषा का रूप होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि कुछ संकेत होते हैं जिनको हम केवल देखकर ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि रोड पर जब आप चलते हैं, रोड पर चलते वक्त आपको, अगर आप किसी चौराहे पर जाते हैं या किसी एक तरह से हाईवे पर जाते हैं, तो आपको दिखता होगा कि ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, काफी बड़े बड़े होल्डर्स लगे होते हैं और उस पर लिखा रहता है जैसे दिल्ली 50 किलोमीटर और एरो लगा होता है राइट साइड को। आपका टिहरी एरो 40 किलोमीटर, एरो लगा होता है लेफ्ट साइड को। अगर आपको देहरादून जाना है, एरो लगा होता है सामने की तरफ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये एरोज ये क्या बताते हैं हमें कि आपको यहाँ के लिए राइट जाना है, अगर आपको यहाँ जाना है तो लेफ्ट जाना है, अगर आपको वहां जाना है तो आपको सीधा जाना है। तो ये एक एग्जाम्पल। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि इस तरह से एक साइन बनाया जाता है और उस पर लिखा जाता है स्कूल। ठीक है, तो यानी कि आपको वहां पर बहुत तेजी से गाड़ी नहीं चलानी है, वहां पर सामने स्कूल है। कहीं पर आपको निशान दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आगे हॉस्पिटल है। कहीं पर आपको मंदिर का साइन दिया जाता है और वहां पर आपको बताया जाता है कि आगे एक टेम्पल है। ठीक है, और अगर कहीं पर आपने देखा होगा इस तरह का आपको निशान दिया जाता है और फिर उस पर इस तरह से उसको काट दिया जाता है, यानी कि वो आपका निशान होता है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, ये नो पार्किंग एरिया है। कहीं पर आपने देखा होगा इस तरह से यू टर्न बना होता है, तो उसका अर्थ होता है कि वहां से आप यू टर्न ले सकते हैं, वहां से आप आगे आ सकते हैं। कहीं पर ट्राइंगल बना होता है कि ये तिराहा है। ठीक है, तो ये होती है सांकेतिक भाषा, जिसको आप बचपन से पढ़ते आते हैं, बचपन में भी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। और दूसरा, कहीं पर आपने देखा होगा कि चौराहों पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये आप छोटे जब होते हैं इनकी वैल्यू आपको तभी समझाई जाती है कि रेड लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट क्या कहती है, येलो लाइट क्या कहती है। ये आपने पोएम भी पढ़ी होगी जब आप फर्स्ट सेकंड में होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि रेड लाइट पर हमें रुकना होता है। रेड लाइट का मीनिंग होता है कि अब हमें रुकना है। ये अगर उसी टाइम पे अगर ग्रीन लाइट जल जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब हमें चलना है। येलो लाइट अगर जलती है तो येलो लाइट का अर्थ है कि हमें चलते रहना है, कुछ ही क्षणों में रेड लाइट होने वाली है। तो ये भी एक संकेत है। तो इस तरह से जो नंबर 3 है उसको हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो ये तीन एक तरह से मैंने आपको यहाँ पर भाषा के मुख्य रूप बताए, जिसमें से दो मुख्य है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा तो मैंने एक कॉमन तरीके से आपको बता दिया, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप बचपन में पढ़ लेते हैं और आपके सिलेबस में भी यहाँ पर नहीं है कि आप सांकेतिक भाषा पढ़े। देखिए, तो हमने यहाँ पर पढ़ा सबसे पहले लिखित भाषा, उसके बाद मौखिक भाषा और उसके बाद अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मातृभाषा। देखिए, आपने मातृभाषा के बारे में सुना होगा कि मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा के रूप मैंने आपको क्या क्या बताए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुख्य रूप से दो भेद मैंने आपको बताए, मौखिक और लिखित। उसके बाद आपका जो अगला आपका पॉइंट आता है वो आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, क्योंकि भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और भाषा के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या हमें समझ में आएगा। मातृभाषा, देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं। देखिए, जब आप जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी लैंग्वेज आप पहली बार
अपने परिवार से सीखते हैं। जो पहली बार भाषा आप अपने परिवार से सीखते हैं, अगर आपकी फैमिली में गढ़वाली बोली जाती है, अगर आपकी फैमिली में कुमाऊनी बोली जाती है, अगर आपकी फैमिली में हिंदी बोली जाती है, अगर आपकी फैमिली में अंग्रेजी बोली जाती है, अगर आपकी फैमिली में गुजराती बोली जाती है, या अगर आपकी फैमिली में राजस्थानी बोली जाती है, या अगर आपकी फैमिली महाराष्ट्रियन है और वहां पर पूरे घर में महाराष्ट्रियन माहौल रहता है, वही भाषा बोली जाती है, तो यानी कि जो भी भाषा, वह भाषा जिसे अब बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, ठीक है, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, जिसको वो अपने परिवार से सीखता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी मातृभाषा हिंदी ही हो, कई लोगों की मातृभाषा हिंदी ही होती है, क्योंकि फैमिली में ज्यादातर सब हिंदी बोलते हैं, तो बच्चा भी हिंदी ही सीखता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी लैंग्वेज आपकी फैमिली में आपकी माँ या आपके परिवार के लोग बोलते हैं, तो बच्चा सबसे पहले वही सीखता है। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी ही सीखता है, अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी ही सीखता है, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी ही सीखता है, गढ़वाली बोलते हैं तो गढ़वाली ही सीखता है, कुमाऊनी बोलते हैं तो कुमाऊनी ही सीखता है। यानी कि जो भी भाषा हो, जो बच्चा सबसे पहले जिसे सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है, वहां पर सब लोग पंजाबी ही बोलते हैं, हिंदी बहुत कम बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, या ऐसा नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, बस हिंदी थोड़ा कम बोली जाती है, ज्यादा पंजाबी बोली जाती है। तो बच्चे की मातृभाषा भी पंजाबी ही होगी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया मातृभाषा के बारे में। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है मातृभाषा। दूसरी आपकी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र राष्ट्रभाषा क्या होती है? देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश हिस्सों में बोलचाल के लिए किया जाता है, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि देश के अधिकांश हिस्सों में जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा के निवासियों के द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और देखिए, हिंदी को एक तरह से हमारे देश में 70%, 70% हमारे देश में हिंदी बोली जाती है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये 100% नहीं है, ये 70% है। केवल 70% जो लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं। और उस पर भी आपने देखा होगा कि आजकल जो है अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन या उर्दू या अपनी जो लैंग्वेज होती है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा उसको बोलना पसंद करते हैं। तो राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के 70% हिस्से पर बोली जाती है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसीलिए इसको एक तरह से राष्ट्रभाषा। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वह भाषा जो
या जिसका प्रयोग देश के अधिकांश वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 70% हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो एक तरह से हिंदी है। 70% इसको पूरी तरह से राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया है, क्योंकि जैसे कि शुरुआत से ही मैं बता रही हूँ, हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी भाषाएं हैं। और भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इस कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिया में, मतलब एक तरह से काफी ज्यादा एरिया में बोला जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए आज तक भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, बल्कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या होती है? देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो देखिए, एक राष्ट्रभाषा के विषय में तो मैंने बता दिया कि उसको राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं और क्यों नहीं कहते हैं। राजभाषा क्या होती है? देखिए, वह भाषा जिसका प्रयोग, वह भाषा जिसका प्रयोग, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों, देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। उसे राजभाषा कहते हैं, या आप लिख सकते हैं कि वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है, यानी कि भारत के जितने भी देश में कार्यालयों से संबंधित जो काम होते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो न्यायिक जो न्यायालय से जुड़े हुए कामकाज हो, चाहे वो संसद से जुड़े हुए कामकाज हो, जितने भी कार्यालय कामकाज होते हैं वो सब हिंदी भाषा में होते हैं। तो इसीलिए उसको राजभाषा कहा जाता है। तो हमारी जो एक तरह से हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा
में अंतर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो देखिए आज के सेशन में, आज हमारा फर्स्ट डे है इस पूरे ईयर का, इस पूरे सेशन का, आपकी 9th क्लास का। तो यहाँ पर आज आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई क्लास की। तो जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया है उसको घर पर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम अपने इस टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।